गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11 में अपनी विषय वस्तु को आगे प्रारंभ करते हुए जो हमने एक्सरसाइज 1C हम लोग पढ़ रहे थे उसको आज समाप्त कर देंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग प्रश्नों को कर चुके हैं। 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, 11, 12 और 13, उनको करेंगे। इसके बाद वेन आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ हम समुच्चय का संघ या सम्मिलन पढ़ेंगे और जिसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। समुच्चय का संघ या सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आज की विषय वस्तु में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1C के सवाल करेंगे जो बचे हुए हैं। इसके बाद समुच्चय का सम्मिलन और समुच्चय का सर्वनिष्ठ यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सबसे पहला दे रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज एक प्रकार है किसका, त्रिभुजों का। तो इसके लिए सर्वात्रिक समुच्चय जो होगा, जो इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि त्रिभुज के ही समकोण त्रिभुज भी आता है, समबाहु त्रिभुज भी आता है, समित त्रिभुज आते हैं। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा वो क्या बन जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। इसका सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा त्रिभुजों का समुच्चय। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी किसके उप समुच्चय हैं, सभी त्रिभुजों के समुच्चय के उप समुच्चय हैं। तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो हो जाएगा त्रिभुजों का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ समुच्चय दिए गए हैं। ए बराबर दिया है 1, 3, 5, बी बराबर दिया गया है 2, 4, 6 और सी बराबर दिया गया है 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6 और 8। कह रहा ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 0, 1, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 3, 4, 5 और 6, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प लिखा हुआ है 5। तीसरा विकल्प है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और चौथा विकल्प है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक लिखा हुआ है, 8 तक लिखा हुआ है। तो अब हमको इन चारों में ऐसा समुच्चय देखना है जिसमें ए के सभी अवयव उपस्थित हों, बी के सारे अवयव उपस्थित हों और सी के सारे अवयव उपस्थित हों। तो ए में क्या है 1, 3, 5। तो ए का 1, 3, 5 पहले नंबर में है। लेकिन क्या बी के अवयव भी हैं, बी में 2, 4, 6। यहाँ 4 और 6 तो है, 2 नहीं है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे में केवल 5 है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे में सारे अवयव उपस्थित हैं। 0, 1, 3, 5 तो 1, 3, 5 है। 2, 4, 6 तो 2 है, 4 है, 6 है। और सी का ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो तीसरा समुच्चय ऐसा है जिसमें सभी अवयव उपस्थित हैं। तो यही आपका आंसर है। चौथे में 0 नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1C का। आज से हम लोग एक्सरसाइज 1C को समाप्त करेंगे और उसके आगे समुच्चय का सम्मिलन पढ़ेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है x बराबर 4 की घात n माइनस 3n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि x बराबर
4 की पावर n -3 and -1 such that n belongs to capital N और y बराबर है, जो आपका y है, y बराबर है 9 इंटू n माइनस 1, 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो x है वो उप समुच्चय है किसका, y का। x इज सबसेट ऑफ y, x सबसेट है किसका, y का। तो पहले हम x का मान निकालें। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले n बराबर 1 रख दें। क्या रखते हैं, n बराबर 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ चालू होता है, 1 से। जब n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये आएगा 3 और 1 4, तो 4 में 4 गए, ये क्या आ जाएगा 0। फिर n बराबर 2 रख दें, तो 2 रखने पे 4 चौको 16, 16 में 7 कम हो गए तो कितना आ जाएगा 9। फिर 3 रख दें, तो 4 चौको 16 चौको 64, 64 में 12 और 1 13 कम हो जाएंगे, तो 64 में 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। इसी तरह से अन्य अवयव भी आ जाएंगे। y की अगर हम बात करें तो y बराबर कितना है 9n-1, तो अगर हम पहला n = 1 रखेंगे तो 9 1 - 1 0, तो 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 रखने पर 18 आ जाएगा। 4 रखेंगे 27 आ जाएगा। 5 रखेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 36। 6 रखने पर 45, 7 रखने पर 54 और यहाँ क्या था, जब हमने n = कितना रखा 1, तो 1 रखने पर ये 4 हुआ, ये 3 - 1 - 3 - 1 - 4 हो गया 0। 2 रखा तो 4 चौको 16, 16 में 6 कम हो गए 10, 10 में 1 कम हुआ 9। फिर रखा 3, तो 3 रखने पर क्या आ जाएगा 4 की घात 3, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64, 3 त्रिका 9, 9 1 10, 64 में 10 कम हो गए, तो ये कितना आ गया 54। इसी तरह से आगे रखेंगे तो हम ये देख रहे हैं 0 भी इसका अवयव है, 9 भी इसका अवयव है, 54 भी इसका अवयव है। तो x के जो अवयव हैं वो y के भी अवयव है। इसका मतलब x सबसेट है किसका, y। x सबसेट है किसका, y का। ये हो गए आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पश्चात हम लोग चर्चा करते हैं वेन डायग्राम में सबसे पहले समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो समुच्चयों की जो संक्रियाएं हैं उसमें पढ़ेंगे समुच्चय का संघ या सम्मिलन। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय का संघ या सम्मिलन। तो समुच्चय का संघ या सम्मिलन की जब हम बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं
यूनियन ऑफ सेट्स, इसको क्या कहते हैं? यानी कि अगर ए और बी दो समुच्चय हों, ए और बी दो समुच्चय हों, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी दोनों के अवयव उपस्थित हों, ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के सभी अवयव उपस्थित हों, वो कहलाता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, इसको अंग्रेजी भाषा के यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और लिखते हैं ए यूनियन बी। यू के जैसा सिंबल बनाते हैं इसका, और यू के जैसा ये जो सिंबल है इसको यूनियन पढ़ते हैं, संघ पढ़ते हैं। तो ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर होता है x such that x such that x belongs to A, या तो x A का अवयव होगा या x belongs to B, या तो x A में आएगा या x B में आएगा। तो A यूनियन B, तो इसकी परिभाषा लिख लें। परिभाषा क्या है इसकी? समुच्चय का संघ, संघ की परिभाषा लिखें। यदि A और B दो समुच्चय हों, यदि A और B दो समुच्चय हों, यदि A और B दो समुच्चय हों, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A और B दोनों में हैं, जो A और B दोनों में हैं, अथवा जो A और B दोनों में हैं अथवा A में है, अथवा A में है या B में है, जो A में है अथवा B में है, जो A में है अथवा B में है। A और B का सम्मिलन अथवा संघ कहलाता है। A और B का सम्मिलन अथवा संघ कहलाता है। और इसको नोट कर ले, A यूनियन B बराबर x such that x belongs to A या x belongs to B। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मान लीजिए A कोई समुच्चय है, A बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5, और एक समुच्चय है B बराबर दिया गया है 0 2 4 6 8। तो जब इसका यूनियन लिखेंगे A यूनियन B, तो सबसे पहले आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। इसके बाद 2 आ चुका, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब बचा कौन? 6 और 8। तो जो A यूनियन B होगा उसमें क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 8 तक की संख्याएं आ जाएंगी। ये कहलाता है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चय का सर्वनिष्ठ। तो जब बात सर्वनिष्ठ की करते हैं तो सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या प्रतिच्छेद कहते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन अगर कोई दो समुच्चय हैं A व B, तो A और B का जो इंटरसेक्शन होगा, जो सर्वनिष्ठ होगा,
उसमें वे अवयव आएंगे जो ए और बी दोनों में हो। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो अवयव दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ होंगे वो समुच्चय क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो परिभाषा लिख लें इसकी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए और बी का उभयनिष्ठ, ए और बी का उभयनिष्ठ समुच्चय, ए और बी का उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। परिभाषा के रूप में ए इंटरसेक्शन बी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका अगर उदाहरण देखें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एक कोई अवयव है ए बी सी डी ई और दूसरा समुच्चय है बी ए ई आई ओ यू। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो उभयनिष्ठ अवयव दोनों में ए उपस्थित है, दोनों में ई उपस्थित है, तो इसका जो उभयनिष्ठ समुच्चय बनेगा वो हो जाएगा ए कॉमा ई। वो क्या हो जाएगा? ए कॉमा ई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेदन समुच्चय, या कहें सर्वनिष्ठ समुच्चय, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये वार्ता हो गई समुच्चय के सर्वनिष्ठ और समुच्चय के सम्मिलन की। आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके आगे वेन आरेख के बारे में और इनके सम्मिलन और सर्वनिष्ठ गुणधर्म के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।